जो बहन अभी प्रेजेंट में पढ़ाई कर रही हैं, 9 से 12 तक हो या फिर छोटे बच्चे हों जिसके पेरेंट्स उनको क्लास जंप कराते हैं, उस बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले क्या-क्या गलतियाँ की थी हम उसके बारे में बताएँगे। तो जब हम बचपन में थे तो होती है कि बच्चे अगर पढ़ने में थोड़े भी ठीक होते हैं तो उनको क्लास जंप करा दिया जाता है, ठीक है? और यही मेरे साथ हुआ है। मैं गाँव में आ गया तो फिर अचानक से मतलब मेरी स्टडी जो है उसमें तो हुआ पर हिंदी मीडियम में। अब जो बेसिक जो नॉलेज होती है उसकी कमी हो गई मेरे अंदर। देख रही हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप हाउसवाइफ हैं, अगर आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को कम से कम पढ़ाने के लिए आप खुद थोड़ा बहुत मोबाइल के सहारे से आप पढ़िए। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने बच्चों पर कैसे ध्यान दे पाएँगे? देते वो क्लास जंप करा देते थे, तो हम डायरेक्ट नर्सरी से एलकेजी एडमिशन तो पढ़ नहीं पाए, हम डायरेक्ट चले गए सेकंड क्लास में। और वो भी तो मैं उन लोगों के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप 9 से 12 तक के बच्चे हो तो आप प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इससे हेल्प लेकर के अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीख पाते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलेजर कल्चर लर्निंग। मैं आज आपको अपने जीवन की वो गलतियाँ बताने वाली हूँ जो मुझे 24 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके ये वीडियो लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग का क्या राय है इस बारे में, ठीक है? तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि मैंने बचपन में क्या-क्या गलतियां की थी। मैंने इसके पहले मैंने जो भी गलतियां जितनी भी मुझसे गलतियां हुई हैं वो मेरी क्या-क्या गलतियां रही हैं और मुझे उससे आज के डेट में मुझे क्या उससे सीखने को मिला है, मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी, ठीक है? ताकि देखिए गलती मानने से हमें किसी चीज़ की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। हमें बस इतना होना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को अगर दूसरों से बताते हैं तो ये फ़ायदा होता है कि दूसरे हमारी गलतियों से सीखते हैं। सामने वाला इंसान हमारी गलतियों से सीखता है। ये वीडियो मेरी बहनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो बहन अभी प्रेज़ेंट में पढ़ाई कर रही हैं, 9 से 12 तक हो या फिर छोटे बच्चे हों जिसके पेरेंट्स उनको क्लास जंप कराते हैं, उस बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को देखिए और बताइएगा कमेंट में कि आपका क्या राय है, ठीक है? तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमने बचपन में इसके पहले क्या-क्या गलतियाँ की थी हम उसके बारे में बताएँगे। तो जब हम बचपन में थे तो हमारे पेरेंट्स की गलती कहो या हमारी तो गलती, बच्चों की तो गलती नहीं हो सकती है। इसमें कहीं न कहीं पेरेंट्स की गलती होती है कि बच्चे अगर पढ़ने में थोड़े भी ठीक होते हैं तो उनको क्लास जंप करा दिया जाता है, ठीक है? और यही मेरे साथ हुआ है। मैं हैदराबाद रहती थी, वहाँ से गाँव आई तो मुझे नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी ये सब पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला। मैं डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में मैं सेकंड क्लास में मेरा एडमिशन करा दिया गया क्योंकि इन लोगों को लगता था, मेरे फैमिली लोग को लगता था कि पढ़ने में अच्छी है। नर्सरी में थी मैं, तो वहाँ से यहाँ आने के बाद एलकेजी में वहाँ एडमिशन हो गया था बट किसी रीज़न से सडनली फादर इधर हैदराबाद गाँव में आ गए तो फिर अचानक से मतलब मेरी स्टडी जो है इधर-उधर हो गई। तो फिर गाँव आने के बाद मतलब यहाँ पर मेरा डायरेक्ट एडमिशन सेकंड क्लास में करा दिया गया और वहाँ पर हिंदी मीडियम में कराया गया। सेकंड क्लास में तो हुआ पर हिंदी मीडियम में। अब जो बेसिक जो नॉलेज होती है उसकी कमी हो गई मेरे अंदर। जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द या फिर मतलब फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ईवीएस जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, वो मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि आज के डेट में मैं अगर बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उन लोगों को पहले मुझे स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद से कहीं न कहीं उनको पढ़ाना पड़ता है। अगर ये वीडियो एक वुमेन भी देख रही हैं, अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप हाउसवाइफ़ हैं, अगर आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को कम से कम पढ़ाने के लिए आप खुद थोड़ा बहुत मोबाइल के सहारे से आप पढ़िए। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, तो आप अपने बच्चों पर कैसे ध्यान दे पाएँगे? हमारे पेरेंट्स की ये कमी थी कि वो ये समझते थे कि बच्चे पढ़ने में ठीक-ठाक लग रही है, तो वो क्लास पे ध्यान नहीं देते थे, वो क्लास जंप करा देते थे। तो हम डायरेक्ट नर्सरी से एलकेजी एडमिशन तो पढ़ नहीं पाए, हम डायरेक्ट चले गए सेकंड क्लास में और वो भी हिंदी मीडियम में। फिर हमारी दीदी को मतलब बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए, तो सेकंड क्लास में हमने हिंदी मीडियम में पढ़ा। उसके बाद से हम इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट हमारे फादर एडमिशन कराने के लिए ले गए, तो वहाँ पे हमें बुक्स रीड करवाई गई, इंग्लिश की बुक्स रीड करवाई गई, जो हम नहीं रीड कर पाए। तो वहाँ पर क्या किया गया कि हमें थर्ड क्लास में एडमिशन कर दिया गया, ठीक है? थर्ड क्लास में हम लोग को एडमिशन दे दिया गया, मुझे दे दिया गया।
तो वहाँ पर मैंने 3rd क्लास पढ़ा। फिर वहाँ से जब न्यू स्कूल खुला, न्यू स्कूल ओपन हुआ, तो हमारे गाँव के बगल में था, तो वहाँ पे एडमिशन हमारा फिर वहाँ से वहाँ जंप करा दिया गया। तो फिर वहाँ मैंने 3 साल पढ़ा, 4th, 5th एंड 6th। 6th में मतलब मैं जब पढ़ रही थी तो फाइनेंशियल स्थिति फादर की थोड़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मुझे वो टीचर्स एग्ज़ाम नहीं देने दिए। तो उसकी वजह से ना मतलब वो लोग मुझे पेपर नहीं देने दिए, तो दिन भर बैठा के रख दिए। तो मैं अगले दिन पेपर देने गई नहीं। मैंने फ़ादर से बोला कि नहीं, मैं नहीं दे सकती पेपर। जब मेरा एक पेपर छूट गया तो अब मैं आगे नहीं दूँगी पेपर। अब कैसे भी तो फ़ेल ही माना जाएगा ना, एक सब्जेक्ट तो मेरा छूट गया, अब मैं आगे पेपर नहीं देने जाऊँगी। अब मुझे उस स्कूल में जाना ही नहीं है। तो वहाँ से मेरी वहाँ की पढ़ाई छूट गई, तो फिर मैं वहाँ से भोपाल गई, तो ब्रदर के यहाँ गई, वहाँ पे कुछ काम था, तो फिर वहाँ पे मैं चली गई। तो वहाँ पे जाने के बाद जब मैं स्टडी छोड़ के गई थी ना, तो मुझे अंदर से बहुत ही गिल्ट फ़ील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी? क्या मनी इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि इंसान की पढ़ाई छुड़वा दी जाए? पढ़ाई ही छूट जाती है। भले ही वो टीचर्स ने मुझे अगले दिन बुलाने की कोशिश की, फ़ादर ने भी बोला कि मतलब जाओ तुम, टीचर बुला रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी पापा, मैंने प्रिपरेशन भी नहीं की है उस हिसाब से कि मैं जाके एग्ज़ाम दे सकूँ। मैं सडनली जाकर एग्ज़ाम कैसे दे सकती हूँ? तो फ़ादर ने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। हमने बोला कि नहीं, अब वो दिन भर मुझे बिठा दिए, एक कम से कम कुछ घंटे भी बिठाते, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देने देते तो इंसान कहता कि जाने दो, कोई बात नहीं। बट इसलिए मैं बोली कि नहीं, मुझे उस स्कूल में जाना ही नहीं है। तब से मेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल छूट गई, तब से वहाँ 6 तक पढ़ी, वो भी लास्ट स्टेज में मैं वहाँ से वो हो गई। तो फिर आपको पता है, जब मैं वहाँ 3 साल 4 साल पढ़ी थी ना, तो बस मैं पासिंग मार्क लाती थी, पासिंग मार्क्स। फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ती थी, मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स होता है ना, ट्रू फॉल्स, सही गलत का टिक लगाना, बस यही पढ़ती थी। क्वेश्चन आंसर कभी भूले भटके कभी याद करके हम सुना भी देते, तो इतना प्राउड फील होता था हमें कि मतलब कि क्या बताएँ। तो एक्चुअली दरअसल बात ये होती थी ना कि हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि वो जब पढ़ने बैठता है तो उसे नींद आती है। पढ़ने जब बैठेगा तभी उसे नींद आएगी। तो मेरे साथ ये होता था कि मैं बुक्स लेकर बैठती थी पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए और लर्न करने के लिए, जो भी मुझे होमवर्क मिला होता था। देखिए, मैं आप लोग से ये सब बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ, ये मेरा बायोडाटा या फिर मेरे बारे में ऐसा बताने का कोई इरादा नहीं है। बस इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ इंसान को बताता है, तो उसका एक मकसद होता है कि सामने वाला इंसान उसे कुछ सीख पाए। तो मेरे अंदर कमी ये थी ना कि मैं बस पासिंग मार्क लाती थी, पासिंग मार्क, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्ट आंसर, ऐसे यही सब बस मतलब क्वेश्चन आंसर पर ध्यान नहीं देती थी। तो मतलब ये हुआ कि उधर से भी हमारा मतलब हमें आज ऐसा एहसास होता है कि नहीं, हमें मन लगा कर के पढ़ना चाहिए था, हमें सारे क्वेश्चंस को हल करना चाहिए था, क्वेश्चन आंसर्स को भी हमें लिखना चाहिए था, हमें लर्न करना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था। लेकिन उस समय हमें ये सब उतना वो नहीं था। तो हम लोग बस मैं बस पासिंग मार्क ही लाने के लिए मतलब स्टडी करती थी, क्योंकि मैं नहीं मतलब इतनी पढ़ने बैठती थी तो इतनी नींद आती थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, और जहाँ पढ़ती थी वहीं पे सो जाती थी मैं। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग पढ़ाई में कोई मतलब लापरवाही मत करिएगा, जो मैंने किया अपनी पढ़ाई के साथ। क्योंकि पहली बात तो ये है कि कभी भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को क्लास जंप ना कराएँ। और दूसरी बात कि बच्चे अगर स्कूल से आते हैं, बच्चे का होमवर्क वो खुद कराएँ। वो खुद देखें कि बच्चे को क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, उसके होमवर्क पर प्रॉपर्ली ध्यान दिया जाए। अगर वो बच्चे को बस ऐसे बोल देते हैं कि जाओ पढ़ो, इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे से पहले उठना नहीं है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बुक लेके ऐसे ही बैठा हुआ है, होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पेरेंट्स इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वही बच्चे बेसिक उनका कमज़ोर होता चला जाता है। तो हमारे पिताजी भी बस बस बोलते थे कि पढ़ाई करो, तो हम बैठते तो थे लेके तो बैठते थे, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर कभी हम याद नहीं करते थे। बाई चांस कभी-कभार याद कर ले तो कर ले, नहीं तो उतना क्वेश्चन आंसर याद नहीं करते थे। और आज उस चीज़ का हमें आज रियलाइज़ होता है कि नहीं, हमें बेसिक चीज़ें भी हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए था।
और रहा 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए, मैं 9th से लेकर 12th तक के बच्चे जो कोचिंग जाते हैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहूँगी। हाँ, इसके पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि वहाँ पर जब 6th में मैं थी तो वहाँ पर मेरी 6th में लास्ट स्टेज में मेरी पढ़ाई छूट गई। तो डायरेक्ट मेरे पिताजी ने, फादर ने, किसी के कहने में आया कि क्या, तो वो लोग बोलने लगे कि बच्ची पढ़ने में ठीक है, इसका एडमिशन डायरेक्ट 9th में करा देते हैं, ये मतलब मैनेज कर लेगी, सब कुछ ये कर लेगी, पास कर जाएगी, ऐसा करके। तो वो लोग मेरा एडमिशन डायरेक्ट 6th एंड 9th में करा दिए। लेकिन बहुत ही दिक्कत होती है जब हमारी बेसिक चीज़ें छूट जाती हैं ना, तो आगे हम अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी पहले से सोच रखे हैं कि हमें आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप बेसिक चीज़ों को भी पहले से ही स्ट्रॉन्ग करिए। क्योंकि जब हमारी बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी तो हम जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो हमें डबल मेहनत पड़ जाती है। वो चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो भी हमें दोबारा से बेसिक से समझनी होती है, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अगर वो चीज़ें हम पहले से पढ़े रहेंगे, एक-एक चीज़ को, एक-एक टॉपिक को अच्छे से समझे रहेंगे, तो आगे हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में या आगे की कोई भी स्टडी करने में हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी जो मतलब 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन तो नहीं, 12th के बाद ही अक्सर लोग 10th 12th के बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की शुरुआत कर देते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप 9th से 12th तक के बच्चे हो तो आप प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इससे हेल्प लेकर के अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीख पाते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग 9th से 12th तक के बच्चे जो भी हैं, जब कोचिंग जाते हैं, जब आप लोग कोचिंग जाते हैं तो वहाँ से जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं उसको आप घर पे आकर रिवीजन करिए। जब तक आप रिवीजन एक-एक टॉपिक को नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। बस वहाँ पर पढ़ लेने से, कोचिंग में पढ़ लेने से, कोचिंग में समझ लेने से आपको चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होती हैं। घर पर आकर जब तक आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हमेशा के लिए आपके माइंड में वो चीज़ें नहीं रहेंगी। तो इसीलिए जब चीज़ें हम दोबारा 2 बार 3 बार उसको रीड करते हैं, उसको घर पर आके समझते हैं तो हमें चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाती है। ये गलती हमने की थी कि हम कोचिंग में तो पढ़ते थे, बट घर पे आकर के हम उसको रिवाइज़ या याद करना, लर्न करना कह लीजिए, हम नहीं कर पाते थे। क्योंकि हमें कोचिंग में तो अच्छे से समझ में आता था, तो हम सोचते अरे समझ में तो आ ही गया है, पेपर तो कैसे भी पास कर ही लेंगे। तो हम बस इतना ही मतलब करते थे कि बस सोचते थे कि अरे चलो समझ में तो आ गया, पेपर आएगा तो एक बार रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन ये ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती थी। हम ये भूल जाते हैं कि आगे चलकर हम अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम उसको बेसिक को अपने पहले से ही स्ट्रॉन्ग करना रहता है। अगर हम बेसिक को पहले से ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो हमें आगे चल के चीज़ों को उतना पढ़ने में मुश्किल नहीं होगा, थोड़ी ईज़ी हो जाएगी। लेकिन यही गलती हम करते थे कि हम घर पर आकर रिवीज़न, ऐसा नहीं है कि हम रिवीज़न नहीं करना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ना नहीं चाहते थे। हम पढ़ना तो बहुत चाहते थे। हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, हो सकता है आप भी हों, आप भी उनमें से हों। हो सकता है आप स्ट्रगल मतलब ज़्यादा मेहनती हों, आप करते हो, पढ़ाई करते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, पढ़ना तो बहुत चाहते हैं। दिन रात सोचते हैं कि पढ़ क्यों नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वो पढ़ने बैठते हैं, सोचते हैं, ये ठान करके बैठते हैं कि मैं इतने घंटे से पहले तो उठूँगा ही नहीं। मैं इतने घंटे से पहले तो मैं ये चैप्टर खत्म करके या फिर ये वाला सब्जेक्ट खत्म करके तभी उठूँगा मैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो पढ़ते-पढ़ते कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन बस हमारे माइंड में यही रहता है कि मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं हम पढ़ाई में। भले ही हम चाहते हैं कि पढ़ें, लेकिन पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमारी नींद गायब होती है। जैसे कि हम कोई मूवीज़ देखते हैं, आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। अगर हम कोई मूवी देखते हैं, रात के समय में कोई मूवी देखते हैं, अगर उस मूवी में हमें काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप खुद सोचिए, जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट आने लगेगा ना, तो हमें नींद नहीं आएगी। तो यही हम बात पहले नहीं समझ पाए, आज मुझे वो बातें रियलाइज़ होती हैं। यही मैंने कहा है कि मुझे इतने सालों बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये गलती बचपन में नहीं करनी चाहिए थी। पहला बात कि जंप नहीं करना चाहिए था किसी भी क्लास को मुझे। वैसे मेरी तो गलती इसमें नहीं मानी जाएगी, फैमिली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि बच्चे स्कूल से आएँ तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे पर ध्यान दें, उनके होमवर्क पर ध्यान दें। उनको हर एक होमवर्क को चेक करें, क्या उसने पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या होमवर्क किया है, क्या नहीं किया है। जो याद करने के लिए उसको मिला है, उसने याद किया है कि नहीं किया है। बस पढ़ो बेटा ऐसे बोलने से नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, तो मैं वही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये भी बोल रही थी कि जब हम बेसिक पहले से ही मज़बूत रहती है तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में कोई मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा ईज़ी रहता है। तो जब
मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अपने बारे में बताकर मैं बस यही जानना चाहती हूँ, आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे 9 से 12 तक के बच्चे हैं, वो जो कोचिंग में पढ़ते हैं उसको प्रॉपरली आके एक-एक टॉपिक को घर पर भी आकर उसको रिवीजन करें, उसको स्टडी करें। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम तो अभी इतने दिन हैं, इतने महीने हैं, जैसे एग्ज़ाम इतने दिन रहेंगे ना, मैं स्टार्ट खूब पढ़ूँगा, खूब मन लगा के पढ़ूँगा। जो आप आज जो काम आप नहीं कर पा रहे हो, जो काम आज आप 2 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, तो क्या आप दिन-रात पढ़ लोगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। मैं लिख के दे देती हूँ आपको। जो काम आप आज नहीं कर पा रहे हो, वो कल क्या गारंटी है कि आप कर पाओगे? और ये गलती तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हमें चीज़ों को धीरे-धीरे समय रहते उसको धीरे-धीरे फिनिश कर देना, मतलब उसको धीरे-धीरे रिवीज़न करके हमें एक-एक टॉपिक को मतलब कंप्लीट कर देना चाहिए, ताकि हमें आगे चल के चीज़ें आसान हो, हमें कम पढ़ना पड़े, कम एफर्ट्स लगाने पड़े, कम मेहनत करनी पड़े। और लेकिन वही गलती हम करते हैं कि अरे एग्ज़ाम तो इतने दिन हैं, अभी तो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो ये सोच कर के बच्चे बस कोचिंग से आते हैं और लिखते हैं और रख देते हैं बस बैग में। फिर अगले दिन जाते हैं, समझते हैं अच्छे से, क्लियरिटी के साथ समझते हैं। मैं आपको एक मतलब मैं आपको एक अपने बारे में बताऊँगी। मैं एक बार कोचिंग पढ़ती थी, तो वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना, हमारा फिज़िक्स का टेस्ट हुआ था, उस समय फिज़िक्स का टेस्ट हुआ था, तो हमारी टीचर ने बोला था कि मतलब 70 नंबर का था, तो उसमें ना मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को प्राइज़ मिलने वाला था। तो हम उस दिन गए थे कोचिंग में, तो टेस्ट हो गया था, अगले दिन प्राइज़ मिलने वाला था। तो सर ने बोला कि मतलब सर ने सबसे पहले जो थर्ड आया था उसको दिया, फिर सेकंड वाले को दिया, फिर फर्स्ट वाले का मतलब ऐसे हाथ में लेकर के उन्होंने बहुत ही देर तक पहले उस स्टूडेंट की प्रशंसा की। उस स्टूडेंट की प्रशंसा की सर ने कि मतलब ये स्टूडेंट काफ़ी मेहनती है, काफ़ी इसने जो भी आज अचीव किया है या फिर क्लास में सबसे मतलब फर्स्ट पे आया है, बहुत मेहनत किया है, ऐसा-वैसा मतलब बहुत प्रशंसा की। मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, केयरफुली होके सुन रही थी, और काफ़ी बच्चे थे, तो सर ने बोला कि फिर उसके बाद लास्ट में सर ने मेरा नाम बोला। तो मैं एकदम से शॉक हो गई कि अरे मैं कैसे हो सकती हूँ? इतने सारे बच्चे हैं, मेरे से भी अच्छे-अच्छे पढ़ने वाले हैं, फिर मैं ही फर्स्ट कैसे आ सकती हूँ? उस दिन सच बताऊँ तो मेरी आँखें भर गई थी, मैं रोने भी लगी थी कि ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे से भी अच्छे-अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेरे से भी अच्छे-अच्छे बच्चे इसमें हैं, लेकिन मैं फर्स्ट क्यों? मैं ही फर्स्ट क्यों आई? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने उस क्लास में फर्स्ट नंबर पे मैंने अपना मतलब बुलाया था। और मैं देखिए, मेरा ये बात बताने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी प्रशंसा कर रही हूँ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कमज़ोर भी इंसान छात्र रहता है ना, तो जब अगर वो अपनी मेहनत को अच्छे से प्रदर्शित करता है, जब किसी चीज़ में वो पूरा अपना मेहनत एफ़र्ट्स लगाता है ना, तो वो किसी भी चीज़ को पा सकता है। जिस तरह से उस दिन मैंने फ़िज़िक्स की काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी, और उस दिन मैं फर्स्ट आई थी और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, और सर ने मुझे 2 मिनट का स्पीच देने के लिए भी बोला था, और मैंने बोला भी था, स्पीच दिया था कि जितना एक स्टूडेंट का मेहनत रहता है, उतना ही मेहनत एक टीचर का भी रहता है। जब तक टीचर पढ़ाने वाला अच्छा ना हो, जब तक टीचर समझाने वाला, एक्सप्लेन करने, जब तक टीचर, आप ही बताइए, जब तक टीचर अच्छे से ना पढ़ा पाए, तब तक स्टूडेंट अच्छे से कैसे समझ सकता है? तो उसमें दोनों लोगों का उतना ही हक मेहनत होता है, ना कि केवल स्टूडेंट का। मेरा मानना ये था, तो मैंने सर को भी एप्रिशिएट किया, और मैं बहुत उस दिन खुश थी कि आज मैंने ये किया है, तो मैं कुछ भी शायद लाइफ़ में कर सकती हूँ। तो उस दिन सच बोलूँ तो सच में मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं फँसे। तो जब हम कोचिंग से बाहर जाने लगे, तो कुछ लड़कियाँ बोल रही कि अरे तुमने ये कैसे किया? तुम कैसे चीज़ों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन मतलब इतने अच्छे से समझ लेती हो? तो मैंने बोला कि फिज़िक्स में ये होता है कि जब सर किसी टॉपिक को समझा रहे होते हैं, तो उसका मैंने पहले फिगर के सहारे उसको मतलब थिंकिंग करती हूँ, लाइक सोचती हूँ। फिगर के सहारे उसको सोचती हूँ, तो उस ज़रिए मुझे चीज़ें जल्दी से कवर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से मैंने बोला। वो भी लड़कियाँ काफ़ी पढ़ने में अच्छी थीं, बट इसी बात का मुझे आश्चर्य था कि मैं ही क्यों फर्स्ट आई? और भी लोग थे इस क्लास में, और भी लोग थे, बट तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे भी जैसे हर लड़कियाँ बोलती हैं ना, अगर ये वीडियो मेरी कोई लड़की देख रही है, कोई वीमेन, कोई औरत, कोई हाउसवाइफ़ देख रही है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग सभी लड़कियाँ शादी से पहले ये तो सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, लेकिन शादी के बाद अपने सपने को क्यों भूल जाती हैं? अपने सपने को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और सबसे पहली बात, अगर आप अभी तक शादीशुदा, मतलब अभी तक आप अनमैरिड हो, अगर आप पढ़ाई कर रही हो,
तो आप कोशिश करो कि सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट हो जाओ किसी भी क्षेत्र में। अगर आप पढ़ाई कर रही हो तो पढ़ाई करो, अगर आपको सिलाई में इंटरेस्ट है तो वो भी आप कर सकती हो, अगर आपको ब्यूटिशियन में इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकती हो। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ो। आजकल मैं काफ़ी सारी न्यूज़ देख रही हूँ और हमें यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जिससे हमें नॉलेज मिले, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। सच बताऊँ तो बहनों, सावधान हो जाइए क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है और लड़कियों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है आजकल, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आजकल दहेज की वजह से ना बहुत सारी लड़कियां अपनी जान दे रही हैं। दहेज की वजह से उनको ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं हर ससुराल वाले को गलत नहीं ठहरा सकती, मैं हर लड़के को गलत नहीं ठहरा सकती, लेकिन हर इंसान सही नहीं होता है। अच्छे इंसान भी दुनिया में हैं, बुरे इंसान भी हैं। कुछ लोग दहेज के लोभी हैं, दहेज के लालच हैं। अगर आप पढ़ लिख जाते हो, आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके व्यवहार अच्छे हैं, वो आजकल के डेट में कोई नहीं पूछता। बाई चांस ही 100 में से 1% कोई पूछता है, लेकिन 99% यही हुआ है कि दहेज में हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इतने ये चाहिए, बस। इससे और आगे कुछ अगर उनको दहेज की डिमांड पूरी कर दी जाए तो लड़की कैसी भी हो, मतलब उसके संस्कार कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, नहीं, उनको बस दहेज की बात फिक्स हो गई। उनको पता चला कि हाँ इतना दहेज मिल सकता है, यहाँ से शादी फिक्स हो गई। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्या गारंटी है कि दहेज लेने के बाद भी वो लोग आपको सुखी रखें? इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आगे चल के उनकी डिमांड और बढ़ जाए, और ऐसा समाज में चल भी रहा है, ठीक है, ये झूठी बात नहीं है, ऐसा समाज में चल भी रहा है। तो प्लीज़ बहनों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ रही हो तो आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 2 पैसे कमाने लायक बन जाओ, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओ जितनी जल्दी हो सके। देर बिल्कुल भी नहीं करनी आपको, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। आप कुछ बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप बड़ा करो, लेकिन सबसे पहले कोई छोटी-मोटी नौकरी ले लो। कुछ छोटा-मोटा जॉब ले लो, या फिर छोटा-मोटा खुद का बिज़नेस हो, या फिर जैसे सिलाई हो गया, ब्यूटिशियन हो गया। आगे की पढ़ाई अपनी आगे करते रहना, लेकिन सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट तो हो जाओ, ताकि आप अपने माँ-बाप का हेल्प कर सको, या फिर आप आगे की जो भी पढ़ाई करना चाहती हो, उसके लिए आप फाइनेंशियली या आगे की पढ़ाई के लिए जो भी खर्चे हों, आप खुद उठा सको। माँ-बाप के ऊपर मतलब वो क्या बोलते हैं कि माँ-बाप के ऊपर प्रेशर नहीं होनी चाहिए कि नहीं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आप खुद से कमाकर खुद भी कर सकती हो। और सबसे बड़ा पता है, जब लड़कियां इंडिपेंडेंट हो जाएंगी ना, तो सबसे बड़ा उनका ये फायदा होगा कि उनके माता पिता को इस बात की टेंशन नहीं होगी कि हमें दहेज कितना देना है। अगर एक लड़की इंडिपेंडेंट हो जाती है ना, तो उसको चाहिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली में शादी करे। बड़े घर के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि आप कितना भी आपके माता पिता ज़मीन बेच करके, जायदाद बेच करके अगर दहेज दे भी देते हैं ना, तो फिर भी उनकी डिमांड आगे चल के बढ़ती चली जाती है। और इसका कहीं न कहीं एक सबसे बड़ा रीज़न मैं लड़कों को देना चाहूँगी, दूल्हे को, लड़के को देना चाहूँगी कि अगर एक लड़का चाहे, अगर जो भाई मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर लड़का चाह दे ना, तो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की माँ बाप को कभी प्रेशर नहीं करेगा कि मतलब मुझे इतना दहेज चाहिए, या फिर उनके माँ बाप भी कुछ नहीं प्रेशर कर सकते हैं जब तक एक लड़का नहीं चाहेगा। अगर माँ बाप मांग भी रहे हैं, तो लड़का अगर पढ़ा लिखा है, समझदार है, मैच्योर है, तो उसे अपने माता पिता को समझानी चाहिए कि नहीं, लड़के का संस्कार मैटर करता है, लड़की घर को जोड़ कर रखती है, लड़की संस्कारी है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका विचार अच्छा है, तो हमें दहेज की क्या जरूरत है। अगर वही ठीक है, दहेज अगर आप लेकर आती भी है वो लड़की, अगर वो आपके घर को जोड़कर नहीं रख पाई, अगर वो कभी आकर आपसे बदतमीजी से बात करती है, या फिर आप आपके अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखती है, तब आप उस लड़की को ब्लेम करते हो। फिर उसको आप ब्लेम क्यों करते हो? फिर आप खुद पर ब्लेम करनी चाहिए ना, कि नहीं हमें तो एक अच्छी बहू चाहिए थी, लेकिन आप तो ऐसी हो वैसी हो। उसको ब्लेम नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने उससे दहेज मांगा था ना, आपने उसका संस्कार तो देखा नहीं, आपने उससे ये तो पूछा नहीं कि आप घर को जोड़ कर रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, आप हमारे माता पिता की सेवा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उनकी 2 बातें सह पाओगे कि नहीं सह पाओगे। मतलब ये सब तो बातें आपने की नहीं होती है, आप तो बस दहेज की बातें करते हैं। तो फिर बाद में आप उनको ब्लेम कैसे दे सकते हैं? आप उनको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं दे सकते हैं। आप इसीलिए हर लड़के को चाहिए कि अगर देखिए, अगर किसी लड़की के माता पिता उस लायक हैं, मतलब ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो अगर अपनी खुशी से अपनी लड़की को दहेज देना चाहें तो दे सकते हैं, तब आप लीजिए। लेकिन किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से, उसके माता पिता से, लड़की के माता पिता से आप दहेज की डिमांड ना करें, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली अपनी बच्ची को पढ़ाने में लगा चुका होता है, और काफ़ी मतलब वो, और शादी में भी लगाना होता है उसको। तो इसीलिए उन लोगों से प्लीज़ आप लोग दहेज ना लिया करिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो समाज धीरे धीरे सुधर सकता
है। अगर आप ही लोग नहीं चाहेंगे तो क्या ही होगा बताइए? अगर आप लोग ये सोच लेंगे, अगर आप ये ठान लेंगे कि नहीं हमें तो बस एक अच्छी लड़की चाहिए, हमें बस ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमारा ज़िंदगी भर साथ दे, हमारे साथ ऑनेस्टली रहे और हमारे माता-पिता की सेवा करे, हमारे परिवार को एकजुट जोड़कर रखे, हमारे परिवार को कभी बिखरने ना दे, कभी टूटने ना दे, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़ी रहे, ठीक है? जब तक एक लड़का नहीं चाहेगा तब तक उसके माता-पिता भी लड़के के माता-पिता भी फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं दहेज के लिए। जब लड़का कह देगा कि नहीं हमें दहेज नहीं चाहिए, तो उसके माता-पिता भी कुछ नहीं कर सकते हैं और घर में रहने के बावजूद भी बाद में उसे कोई टॉर्चर नहीं कर सकता जब तक एक लड़का उसके साथ खड़ा है, अपनी पत्नी के साथ खड़ा होता है, ठीक है? तो मैं भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग स्टैंड लीजिए क्योंकि आजकल दहेज को लेकर के काफ़ी लड़कियाँ प्रताड़ित हो रही हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और काफ़ी लड़कियाँ सुसाइड भी कर ले रही हैं, काफ़ी लड़कियाँ मतलब ससुराल में रहते हुए भी वो दहेज के कम देने की वजह से या दहेज ना देने की वजह से हमेशा ताना सुनती रहती हैं। तो एक हस्बैंड को उसका साथ हमेशा देना चाहिए। तो कहीं न कहीं हस्बैंड की भी गलती होती है, एक लड़के की भी गलती होती है, एक लड़के की भी कमी होती है दहेज लेने में, ठीक है? अगर वो आवाज़ उठा दे तो उनके माता-पिता भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपकी बहन है, उस तरह से वो भी किसी के घर से आई है, ठीक है? आप लोग के पास उतनी क्षमता है, आप दे सकते हैं। हो सकता है आप जिसके घर की लड़की ला रहे हैं, हो सकता है उनके माता-पिता की उतनी क्षमता ना हो, तो आप क्यों उनसे ले रहे हैं दहेज? उनका खेत बिचवाकर, उनका मतलब वो करवाकर क्या ही मतलब निकलेगा? अगर वो लड़की के माँ-बाप खुश नहीं रहेंगे, तो ऐसे का कोई मतलब नहीं है। हम रिश्ता जोड़ने जाते हैं, हम सौदा थोड़ी ना करते हैं। रिश्ता जोड़ने के लिए हमें सौदा करने की क्या ज़रूरत है? हमें दहेज लेने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी दहेज एक कानूनी जुर्म है, लेकिन मानता कौन है? कोई नहीं मानता है। तो आप लोग प्लीज़ इस टॉपिक पर इस चीज़ पर गौर करिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि मैंने क्या सही कहा, क्या गलत कहा। हाँ, और लड़कियों के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगी कि देखिए अगर आपका ससुराल अच्छा है, दहेज को लेकर के ऐसी कोई बात नहीं रहती है, तो आप प्लीज़ लड़कियों अपने ससुराल में अच्छे से रहा करिए। अपनी सास-ससुर की सेवा करिए और उनका ख़्याल रखिए और क्योंकि हम एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाते हैं, तो हमें माता-पिता के रूप में हमारे सास-ससुर मिलते हैं, हमें भाई के रूप में हमारा देवर मिल जाता है, हमें बहन के रूप में हमारी ननद लोग मिल जाती हैं, हमें भसुर के रूप में हमारे बड़े भैया मिल जाते हैं। इस प्रकार से हमें सारे रिश्ते जब हमारे एक-एक छूटते हैं, तो हमें सारे रिश्ते यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हमें अपने सास-ससुर को अपनी माता-पिता समझ कर के उनकी सेवा करनी है। कभी-कभार कुछ वो बोल भी देते हैं, तो उनकी बातों को इग्नोर कर दीजिए ना। अब जैसे अपने माता-पिता ही समझ कर के इग्नोर कर दीजिए। अब उनके घर में आ गए हैं, तो जब वो आपको अपना परिवार मानते हैं, आपका भी फर्ज़ बनता है कि आप उनको अपनी फैमिली मान करके, आप अपने माता-पिता मान करके उनकी सेवा करिए, उनका सत्कार करिए, उनका मान-सम्मान करिए। देखिए, जिस इंसान को जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो पहले दूसरों को देना सीखना पड़ता है। हमें अगर सम्मान चाहिए, तो हमें सम्मान देना सीखना होगा। अगर हमें किसी से मान-सम्मान, इज़्ज़त चाहिए तो हमें भी सीखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि घर में कलह-कलेश ना हो, तो अगर कोई इंसान आपको कुछ बोल भी देता है, तो आप उसको इग्नोर करिए ना। क्यों हाँ, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर बोलिए, लेकिन जब ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पर बोलने का आपका कोई मतलब नहीं है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ पर मत बोलिए। जहाँ पर ज़रूरत है बस थोड़ा ही कम, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलिए। लेकिन फालतू ज़्यादा बोलने से ना घर में कलह-कलेश होता है और जिस चीज़ को हम मतलब कमज़ोरी समझते हैं, वो हमारी चुप्पी कमज़ोरी नहीं होती, ताकत होती है। जब एक स्त्री सहनशील बन जाती है ना, तो स्त्री का सहनशील होना उसकी ताकत होती है, ना कि उसकी कमज़ोरी होती है। ऐसा नहीं है कि उसको बोलने नहीं आता है। समझदार स्त्री वही होती है जो घर को शांति बना कर के रखे, घर को एकजुट करके रखे, कभी उसे टूटने ना दे। तो अगर आप सच में एक अच्छी लेडीज़ बनना चाहती हो, आप एक अच्छी पत्नी बनना चाहती हो, एक अच्छी बहू बनना चाहती हो और आप कोशिश करो कि घर के साथ काम के साथ-साथ आप जो सपने आपने शादी से पहले पूरे नहीं कर पाए, आप शादी के बाद भी उसको अपने सपने के लिए थोड़ा-थोड़ा प्रयास करते रहिए क्योंकि शादी हो जाने के बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। एक लड़की को जीवन भर सेल्फ़ रिस्पेक्ट तब भी मिलता है जब वो सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होती है। आजकल का यही दौर चल रहा है कि जब एक लड़की सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है तभी उसकी बातों का कीमत होता है, वरना उसकी बातों का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई नहीं समझता है। तो चलिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने जो भी गलतियाँ इसके पहले मैंने जो की थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको इससे से थोड़ा भी सीखने को मिले, अगर आपको सच में इस वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिले तो प्लीज़ आप अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा
और अगर आप एजुकेटेड हैं तो, अगर आप एजुकेशन से प्यार करते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरे कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके और सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, ताकि लाइक करने से ये होता है ना कि हमारी वीडियो उन लोगों तक पहुँचेगी जिन लोगों को हमारी वीडियो की ज़रूरत है। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमारी वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचती है। जिनको इसकी ज़रूरत है यूट्यूब हमारा उन लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाएगा। तो प्लीज़ आप लोग का लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी, अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।